तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे हम आपको लिए चलते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके हम वीडियोज लगातार आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिसमें आप लोग अपनी मजबूती को, तैयारी को धार दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये साइंस पीआईक्यू महामैराथन आप सभी के सामने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। साथ में ये सीटेट और स्टेट वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं इसको। सभी के लिए साइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन खासकर यह वीडियो बीपीएससी टीआरई टीजीटी के लिए 6 to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी 1 to 5th अगर कोई 1 to 5th वाला भी देख लेगा तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको करते हैं स्टार्ट। तो पहला यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट है। इसमें कपड़े साफ़ करने में, अगर इससे पहले के वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर जो है आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग अपना देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कपड़े जो है साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग करने वाले डिटर्जेंट कौन कौन से हैं? कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है कि बिस्मेंट है कि सल्फोनेट है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, कार्बोनेट से कपड़े नहीं साफ़ किए जाते हैं, ना बिस्मथेंट से, ना बाइकार्बोनेट से भी नहीं। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। और सल्फोनेट का ये फार्मूला है RSO3 और Na, इसको याद कर लीजिएगा। सल्फोनेट इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। पानी की जो कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता में पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड अथवा सल्फेट, और अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, स्थायी कठोरता में जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी या तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड मिलेंगे या तो सल्फेट मिलेंगे स्थायी में। और अस्थायी में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिलेंगे, यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस या MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया बाइकार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम के। तो इनकी अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? उबाल करके इसको दूर किया जा सकता है। और Na2CO3, ये क्या है? Na2CO3 ये है धोने वाला सोडा यानी निरमा पाउडर। तो यहाँ पर अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। किसके माध्यम से उत्सर्जित होता है? पसीने के माध्यम से। तो पसीने के माध्यम से क्या क्या उत्सर्जित होता है? लोहा भी, जस्ता भी, मैग्नीशियम भी, इतनी चीज़ें। गंधक नहीं, गंधक जो है पाद में होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पसीने में 99% जल होता है, लेकिन 1% में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और जिंक, यानी लोहा और जिंक होता है। अगला यहाँ पर देखेंगे, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? नीला थोथा को नीला कशिश भी कहा जाता है। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है CuSO4 यानी कापर सल्फेट और इंटू 5H2। कैसे याद रखोगे 5H2? पर माने 5, तो यहाँ पे 5H2 रहेगा कापर सल्फेट, इसका नीला थोथा का जो है रासायनिक सूत्र। आयरन सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है, हरा थोथा कह सकते हो। और इसका जो है आयरन सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2। सल्फेट माने 7, तो इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर नीले थोथे का नीला थोथा अथवा नीला कशिश, इसका नीला कलर होता है CuSO4 इंटू 5H2। और हरा थोथा यानी हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2। वही सफ़ेद कशिश यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2। यहाँ पे ग्लेबर साल्ट या ग्लेबर नमक को Na2SO4 इंटू 10H2 के नाम से जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी देख लेते हैं। आइए अगला देखते हैं। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है?
देखिए भौतिक परिवर्तन का, लोहे में जंग लगना ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबालना, इसमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी जल जाएगी, राख बन जाएगी, नया पदार्थ बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का स्तर बनना, तो ये भी क्या है, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत का चढ़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल कौन सा है प्रॉपर्टी, तो पानी का उबालना, तो इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज कौन सा है, देखो मैग्नीज तो क्या है, धातु है, निकिल क्या है, धातु है, कोबाल्ट और हमारा टिन ये क्या है, ये धातु नहीं है, ये अधातु हो जाएंगे। तो इसलिए इनमें से जो है एक से क्या करा, कौन सा अलौह अधात्विक खनिज है। अलौह माने जो लोह ना हो, जिसमें आयरन ना हो, तो कोबाल्ट और टिन, तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे अलौह खनिज। यहाँ पे देखो लिखा गया है लौह धात्विक खनिज मैग्नीज, यहाँ पर निकिल और क्रोमियम। अलौह जिसमें लोहा ना हो तो कोबाल्ट और टिन और जिंक और कापर, तो इसमें हो जाएगा एक में से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। ट्यूबलाइट जानते हो आप लोग, या फिर परख नली में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है, तो किससे बनेगा, सिलिका से बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा, सोडियम कार्बोनेट से बनेगा, ग्लास के टुकड़े। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनेगा, सिलिका से भी बनेगा, सोडियम कार्बोनेट से भी बनेगा, तो इसका हो जाएगा एक में से अधिक, उपयुक्त में से एक में से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगी रजत। रजत कहते हैं चांदी को, रजत किसको कहते हैं, सिल्वर बोल लीजिए, या इसको चांदी कह लीजिए, ठीक, या इसको Ag के प्रतीक से देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका बढ़ता क्रम लिखा गया है AgCuAuAl, इसका राइट आंसर भी विकल्प हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, कितनी, 78%, ठीक। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, तो 0.04%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगर प्रश्न पूछे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व देखो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, फिर क्रिए, फिर Na, इस प्रकार से यहाँ पे एक टिक लिखी है ओसीथल्फेकना, ठीक। और इसका धातु में पूछा जाएगा, धातुओं में तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाई जाती है, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। तो इसको जो है अपना याद कर लेना लिख करके। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा, यहाँ पर मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, या मात्र रिडक्शन के द्वारा, या स्टिरीकरण के द्वारा, यहाँ पर एस्टरीफिकेशन के द्वारा। इसमें क्या पूछा, एल्कोहल यानी देखिए CH3CH2OH, यानी ये क्या है, एथिल एल्कोहल, यानी ये लिखा है C2H5OH। एथिल एल्कोहल को किस में चेंज करना है हमको, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमको बदलना है। किस में बदलना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, CH3COOH, यहाँ पे हमको बदलना है CH3COOH, यानी स्टिक अम्ल टाइप में इसको बदलना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी, तो इसमें एस्टरीकरण जो है, एस्टरीफिकेशन हो जाएगा कि मात्र ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा, तो इसका रहेगा मात्र ऑक्सीडेशन। देखो ये लिखा एल्कोहल, और एल्कोहल को जब हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला, तो ये बन गया CH3COOH। तो ये ऑक्सीकरण के द्वारा संभव है, यहाँ पे एस्टरीकरण के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि एस्टरीकरण में देखो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए
साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए दो प्रक्रिया होती है, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो संलयन से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बता देता हूँ। नाभिकीय संलयन से क्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे तारों में जो प्रकाश होता है, सूर्य में जो प्रकाश होता है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। जब हाइड्रोजन के कण मिलते जाते हैं 1H2 1H3 इस प्रकार से, तो 2 हीलियम 4 का निर्माण होता है। इस 1H1 और 1H3 तो 2 हीलियम 4 बनता है। इस प्रकार से इसमें जो है बनता है। लेकिन जब नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन क्रिया, विखंडन माने टूटने वाली, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम का जो है प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 होता है, इसका परमाणु भार 238 और परमाणु क्रमांक 92। इसकी खोज किसने की थी, पियरे क्यूरी वैज्ञानिक थे और उनकी मैडम जो उनकी पत्नी थी मैडम क्यूरी, दोनों ने मिलकर के रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की खोज की थी, डिस्कवर किया था उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। आग बुझाने वाला, देखो पानी से आग नहीं बुझेगी, ना मिट्टी से, ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जलाने वाली होती है, किससे बुझ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये भारी गैस होती है, किससे, ऑक्सीजन से भारी होती है। तो ये नीचे बैठ जाती है, जैसे कि यहाँ आग, जैसे कि यहाँ पे आग लगी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से इसको ढक लेगी तो ऑक्सीजन को आने नहीं देगी इसके अंदर और आग बुझ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरीन अथवा बक्कीबाल, फ्लोरीन कह लीजिए या फिर बक्कीबाल कह लीजिए या कार्बन 60 कह लीजिए, जिसकी संरचना बक्कीबाल यानी फुटबॉल के आकार की होती है, कार्बन परमाणुओं का बना होता है। कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो वो 60 कार्बन परमाणुओं का यहाँ पर बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। अधिक ऊंचाई पर जब हम लोग चढ़ जाते हैं ऊपर तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर जब दाब, देखो दाब घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा और दाब बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी, मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो इसका जो है क्वथनांक, अगर देखो दबाव कम पड़ेगा तो क्वथनांक भी कम पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। तो देखो ऊपर जाने पर क्या होता है, दबाव घट जाता है, इसी कारण से वायुमंडलीय दबाव घट जाने के कारण हमारे नाक से खून आ जाता है बाहर, और इसी प्रकार से अगर दबाव घटेगा तो ब्लड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, यानी क्वथनांक भी घट जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु यहाँ पर कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर सोना है, चांदी है, पारा है, प्लेटिनम है। तो यहाँ पर प्लेटिनम सबसे भारी धातु है और इसीलिए ये किसी से क्रिया नहीं करती, सबसे नीचे जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक, तो ये इसका प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आपने पढ़ा होगा E = mc²। तो उन्होंने बताया था कि अगर द्रव्यमान पता चल पाए तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो इसमें कौन वैज्ञानिक थे, वो थे आइंस्टीन। कौन थे, आइंस्टीन। लेबोजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। बायल ने नियम दिया था कि जो है B व्युत्क्रमानुपाती P, यानी ठीक। और आवोगाद्रो संख्या भी आप लोग जानते होंगे, आवोगाद्रो वैज्ञानिक उन्होंने दिया था आवोगाद्रो संख्या n बराबर क्या होता है यहाँ पर 6.023 × 10⁻²³ आड़ू। तो यहाँ कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम, जिसने कहा था पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया था, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है ये किसने बताया था, तो ये आवोगाद्रो महोदय ने बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवोगाद्रो। जब आपसे यहाँ पर कहेगा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, मास कन्वर्टेड एनर्जी, तो आप राइट आंसर करेंगे आइंस्टीन को। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है तो आप करेंगे आवोगाद्रो। यहाँ पर चलते अगला प्रश्न देखते हैं, वह उपकरण जो ईंधन
की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है आपका ईंधन सेल। ये ईंधन सेल, ईंधन से ईंधन पकड़ सकते हैं। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे, देखिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, सीधे जो है उससे बिजली बन जाती है। सीधे पंखा चला सकते हैं या फिर बल्ब जला सकते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन का मतलब यह कौन सा होता है? तो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया था। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या पूछा गया है? सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना होता है? तो CaSO4 × ½ H2O। ये देखो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका नाम होता है। वहीं पर बुझे हुए चूने का क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। यहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर, यहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड का होता है बिना बुझा हुआ चूना CaO। अब आपसे पूछा टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब प्रयोग किया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है? वो किससे निकलता है? तो ये जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जिप्सम जल के अणुओं को त्याग देता है। देखो यहाँ पे 2 अणु पानी के, तो यहाँ पर कितना बचा? आधा अणु पानी का बचता है और 1.5 अणु चला जाता है। तो ये बनता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और C का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? जिप्सम से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्लास 10th में ये दिया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अगली बार ही पूछ लिया गया है। तो क्या होगा? CaSO4 × ½ H2O। ये देखो दिया गया है। अच्छा, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो, देखो 2 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो ये तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये H2O बचेगा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O। तो देखिए आप लोगों को ये वाला फार्मूला याद होगा, लेकिन आप लोग ये वाला याद कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है? देखो एल्केन में जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और आयनिक बंध ये तो अलग होता है, जैसे कि Na+ और Na+ और Cl- के बीच में जो बंध होता है इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया द्विबंध, तो द्विबंध मिलेगा एल्कीन में। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। एल्केन का देखो सामने लिखा है CnH2n+2, एल्काइन का -2। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिरके का रासायनिक क्या नाम है? सिरके का सूत्र होता है CH3COOH और इसका रासायनिक नाम है एस्टिक अम्ल। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH और ये होती है जहरीली शराब। जब हम किसी मतलब शराब को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जहरीली बनती है, उसको मेथेनॉल कहते हैं। ये पीने योग्य नहीं होती। एथेनॉल जो होती शराब का फार्मूला C2H5OH और एथिल एसीटेट, एथिल C2H5O, यहाँ पर एसीटेट CH3COOH, CH3COOH, ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है आपका C विकल्प। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में होता है आपका एस्टिक अम्ल, अभी हमने आपको पढ़ाया CH3COOH, और ये होगा साइट्रिक अम्ल, जैसे कि नींबू संतरे में यहाँ पे मिलेगा, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आमाशय की पेट में आमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता ऑक्सिंटिंग कोशिकाओं के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है 46। यहाँ पर देखते हैं सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर जैसे कि ठंडा या पेय पदार्थ आप लोग पीते हैं तो उसमें से एकदम से जो है बाहर निकलती है, तो ये कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हाइड्रोजन गैस तो ज्वलनशील गैस है, ये फट की धुन के साथ जलती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये एक अम्लीय वर्षा में निकलती है गैस, और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खनिज क्या होता है? यानी इसको हम लोग इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, मिनरल। तो मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं अकार्बनिक ठोस। कैसे होते हैं? अकार्बनिक ठोस। और यहाँ पे द्रव और गैस नहीं खनिज माना जाता है इनको। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। अगला देखते हैं 48। वर्ष 1945 में नागासाकी, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2 डेटें आप लोग याद रखेंगे। इन 2 डेटों में अमेरिका ने
जो है जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। तो कौन सा विस्फोटक इसमें प्रयोग किया गया था? पोटेशियम नहीं, यूरेनियम भी नहीं, सोडियम भी नहीं, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। देखो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में जो है 9 अगस्त को प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था और 6 अगस्त को परमाणु बम डाल दिया गया था। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्वों में, जैसे कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के तत्व, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के तत्व, कैल्शियम में कैल्शियम के तत्व। खनिज में तो बहुत सी धातुएं होती हैं, इसमें मतलब धूल वगैरह भी होती है, कंकड़ पत्थर भी होते हैं। खनिज यौगिक में भी नहीं मिलेगी, उसमें भी यौगिक का मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व उसमें मिलेंगे किसी निश्चित अनुपात में। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है यहाँ पर? तो सबसे पहले जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं तो ऊपर कौन आता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। इस तरीके से काना का मग्गा आलू जिंक फेंकोगे पब्लिक है, फिर पीबी, फिर यह हाइड्रोजन, कुटाई होगी आज और कुटाई होगी आज और पिटाई भी होगी। तो ये सब देखिए उसके बाद में मिलने वाले तत्व हैं। तो इस तरीके से हमने याद किया है, आप लोग भी याद कर लीजिए। ये हो जाएगा पोटेशियम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, काना का मग्गा आलू जिंक फेंकोगे पब्लिक है, कुटाई होगी आज। यहाँ पे हाइड्रोजन छूट गया है, आज और पिटाई भी होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, या कह लीजिए किरोसिन में। किरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहते हैं, उसी में इसको रखा जाता है, नहीं तो ये बाहर क्रिया कर लेंगे। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? सफ़ेद धातु भी किसे कहते हैं? तो देखिए सफ़ेद धातु किसको कहते हैं? सफ़ेद धातु कहते हैं हम लोग सिल्वर, यानी यहाँ पर कह लीजिएगा Ag को। तो यहाँ पर सिल्वर जो है, रेडियम और पोलेडियम, यहाँ पर क्या लिखा है? प्लेटिनम और ये निकिल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें इनमें सब में नहीं पाई जाती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी जब बनता है, वनस्पति तेल से क्या बनाना है? वनस्पति घी। तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वहाँ पे प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। और उत्प्रेरक पूछे तो निकिल उत्प्रेरक या पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। तापमान 150 से 180। कुछ प्रमुख उत्प्रेरक। लौह चूर्ण, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। वहीं संपर्क विधि द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो HNO3, तो इसमें प्लेटिनम यानी Pt का चूर्ण लगता है। वहीं पर ओस्टवाल्ड की तनुता विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो भी प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। गर्म एल्यूमिना, तो एल्कोहल से ईथर बनाने में। वहीं निकिल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। वहीं जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में। इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाने में। दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल। दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, तो यह बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। आयोडीन कृत लवण में कौन रहता है? आयोडीन कृत लवण में कौन रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। देखिए ये इसका फार्मूला होता है Ki। या फिर सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड तो इस रिएक्शन में है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनता है? प्रबल अम्ल, HCl और खाने का नमक, मतलब प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार। यहाँ पर तो हमको बनाना NaCl, तो यहाँ पर HCl रहेगा और NaOH, HCl और प्लस NaOH, तो यहाँ पर ये बन जाएगा NaCl और ये बन जाएगा जल, उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप। तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? जितने भी जैव हैं यानी जैविक हैं, जैविक अजैविक 2 प्रकार के घटक प्रकृति में होते हैं। तो जैविक में कौन रहेगा? कार्बन इसमें रहेगा सब में।
अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, तो केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए उसमें इस केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में सोडियम और किसको रखते हैं, पोटेशियम जैसे क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों को रखा जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट के लिए जो लाइटर होता है जलाने के लिए, उसमें ब्यूटेन C4H10 जिसका रासायनिक सूत्र है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक यानी LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका जो है क्या होगा, तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, दो चीज़ें होती हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, यानी जो आप लोग सिलेंडर में गैस घर में भर के आती है उसमें कौन होता है, ब्यूटेन प्रोपेन B+P। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक जो रबर है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रोपीन का, इसको याद रखेंगे, आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, टेफ्लॉन जो है किसका यहाँ पर बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, किसका, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है, टा से टा याद रखेंगे इसको। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बाइकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बाइकेलाइट किससे बनता है, फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से। ये देखिए फिनाल का फार्मूला है और ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसकी क्रिया हो गई तो यहाँ पर ये बन चुका है CH3OH, ये बन चुका है क्या, बाइकेलाइट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्या अगला दिया है प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है आपका, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, तो ये फैट होती है यानी कि वसा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C विकल्प, ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड के प्रकार, तो एक होता है मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो देखिए मोनोग्लिसराइड, ग्लिसराइड में एक वसा होती है फैटी एसिड, डाई में 2 होंगे और ट्राई में 3 होंगे। ग्लिसराइड के महत्व क्या होते हैं, तो ऊर्जा स्रोत, ट्राइग्लिसराइड शरीर की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वसा से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, 1 ग्राम में पाई जाती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। और वसा का भंडारण अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड के रूप में वसा कोशिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग कर लिया जाता है। भोजन में ग्लिसराइड वनस्पति तेलों और वसा वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं। त्वचा के तेल, ट्राइग्लिसराइड मानव त्वचा के तेलों का एक प्रमुख घटक है। रक्त में ट्राइग्लिसराइड रक्त में भी पाए जाते हैं, जहाँ वे यकृत से वसा और रक्त शर्करा के हस्तांतरण में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, गलत, क्योंकि हीरा अलग होता है, ग्रेफाइट अलग होता है, दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। इनकी कठोरता समान है, गलत, हीरा सबसे कठोरतम है जबकि ग्रेफाइट कठोरतम नहीं होता है, ये चिकना पदार्थ है। उनकी विद्युत चालकता समान है, नहीं, हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, हीरा काहे का, ऊष्मा का कुछ सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। वे समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, बिल्कुल सही, समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये एक ही पदार्थ के अपर रूप हैं। ये देखिए ये हीरे का संरचना दिया गया और ये ग्रेफाइट की संरचना यहाँ पर दी गई समांतर क्रम में, इस तरीके से जो है प्लेटों के रूप में। ये हो गई आपकी ग्रेफाइट या हेक्सागोनल इसको कह सकते हैं। यहाँ पर खष्टभुजी आकृति है और यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से जो है हीरे की दी गई है sp3 संकरण। यहाँ पर देखिए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, कैसे पता कर लेते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल उनके उसमें होता है, तो इसको याद रखेंगे। ये इसका फार्मूला पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है, K2Cr2O7, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों मिक्सचर होता है इसमें। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में मुख्यतः होती है, अभी तो पूछा था ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होंगे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, मुख्य घटक पूछा है, मीथेन भी होगा, ओजोन भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, तो इसमें क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तो हो गया। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस, तो अधूरा जलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो है बहुत ही बेकार गैस होती है, ये शरीर के अंदर जाती है तो आदमी जान नहीं पाता और धीरे धीरे उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। बहुत ही विषैला है। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन जो है ग्रीज को हटाता नहीं, ग्रीज को कैसे हटाता है, तो ये होता है पायसीकरण के द्वारा हटाता है, इमल्सिफिकेशन या इमल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 में क्या दिया है, स्पार्टेनम तो ये कृत्रिम मधुरक है, फ्रेयान एक प्रशीतक है, नियोप्रोपीन एक संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल ये जो है प्रतिहिस्टामिन है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही टफ है और इसको याद करना पड़ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। अगर कृत्रिम अम्ल वर्षा कैसे हो सकती है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से, तो लकड़ी जलाने से नहीं, पेट्रोल जलाने से, कारखाने जलाने से, कोयला जलाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो एक से अधिक। शुष्क बर्फ कौन सी है, शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा रिपीट हुआ प्रश्न है। शुष्क बर्फ देखो 3 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार जब परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना, CaO को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्विक लाइम भी इसको कह सकते हैं। तो ये शब्द याद रखना, क्विक लाइम माने बिना बुझा हुआ चूना। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी दुधिया होता है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब वो चूना पत्थर का निर्माण होता है, जिसे जो सफ़ेद कलर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है आपका, यहाँ पर जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम CaSO4 × 2H2O। क्या था इसका राइट आंसर, जिप्सम। आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, तो जिप्सम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यहाँ पर राइट आंसर। कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला दोबारा भी पूछा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, कोयले में भी, ग्रेफाइट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सब में कार्बन पाया जाता है। निम्न में से सबसे अच्छा कौन है, हार्ड यानी अच्छा मतलब सख्त कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, यही सख्त है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। और इसको याद कर लीजिए, इसका रासायनिक सूत्र C7H5NaO2। पारद धातु मिश्रण है, पारद माने पारा धातु जो है मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है सी विकल्प। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है, तो मीथेन, या जिसको हम लोग बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। और इसका सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस में से कौन सा प्रमुख है, मीथेन। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट में ये जाने वाला है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, सामान्य ताप पर कौन, पारा एक धातु है, लेकिन फिर भी ये कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक ऐसी धातु भी होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये होती है ब्रोमीन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है।
ये देखिए ठोस से जब कोई चीज़ सीधे गैस में बदल जाती है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदल जाती है तो उसको निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, और इसको सब्लिमेशन कहते हैं। द्रव से जब कोई द्रव गैस में उड़ जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, वाइपोरेशन, और जब गैस से द्रव बदल जाता है तो उसको संघनन यानी कंडेंसेशन कहा जाता है। जब कोई पानी जम जाता है यानी पानी बर्फ़ बन जाता है तो उसको हम लोग जमना यानी फ्रीजिंग कहते हैं, और जब कोई ठोस गल जाता है तो उसको संगलन कहते हैं यानी मेल्टिंग कहते हैं। पीतल क्या दिया हुआ अगला प्रश्न, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है? तो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक, तो ये जो है धुआं निकलेगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अभी हमने बताया था जो नींबू होता है, नींबू और संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है जब बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों में, जैसे इमली हो गई। ठीक, एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अपने अमाशय यानी पेट के जठर ग्रंथियों में पाया जाता है। जठर ग्रंथियों के द्वारा बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है और ऑक्सीटिंग कोशिका उनका नाम होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसें निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक में से अधिक। वैसे अगर बहुत ही एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए कि स्टील मजबूत हो जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। लोहा होता है 99%, कार्बन 1%। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से जो है यूरेनियम यहाँ पर प्राप्त रेडियम से प्राप्त किया गया था। रेडियम प्राप्त किया गया था पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से अगर पर डे आप तैरोगे तो क्या होगा? मनुष्य की त्वचा जल जाएगी। किसके कारण? क्लोरीन गैस के कारण। क्लोरीन गैस के कारण यहाँ पर जल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 96, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, और पानी के टूटने से बनेगा जल, मतलब वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग। सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है। अच्छा, मतलब सोना देखो किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक, तो इसको जो हम किससे घोलेंगे? तो इसके लिए एक अलग से अम्ल बनाया जाता है, अम्लराज। इसको कहते हैं अम्लराज। अम्लराज या इसको कहते हैं इक्वारेजिया। और इसमें 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 को मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कहीं नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह क्रिया करता है। तो कांच की सिलिका डाइऑक्साइड से, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो कौन सी होती है? तांबे। तांबे पर हरे रंग की, और लोहे पर लाल भूरे रंग की, और चांदी पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रांसियम। यह एक जो है विस्फोटक पदार्थ है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक मार दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए नेक्स्ट मतलब वीडियो में मैराथन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको 2-3 बार कर लीजिए प्रैक्टिस। धन्यवाद। तो एक बात साथ में बता देता हूँ, पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाना। वहाँ पे हमने ढेर सारे वीडियो BPSC 6 to 8 के बना रखे हैं, तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदेमंद रहेंगे। साइंस की क्लासेज वहाँ पे आप लोग देख लेना। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप हमको बताइएगा। उसके 100 क्वेश्चन करा देंगे। धन्यवाद।